नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सहरसा से है। सहरसा जिले के पस्तपार थाना क्षेत्र के पस्तपार लोहाना बहियार स्थित मकई के खेत में शनिवार को एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान वार्ड संख्या 12 निवासी लड्डू कामती की 30 वर्षीय पत्नी उषा देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि उषा देवी गुरुवार दोपहर घर से किसी से मोबाइल पर बात करते हुए निकली थी और उसके बाद लापता हो गए। शनिवार को खेत में शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोग दुष्कर्म के बाद हत्या का शव ठिकाने लगाने की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। कॉल डिटेल्स रिपोर्ट के आधार पर जल्द खुलासे होने की उम्मीद है। उषा देवी 4 बच्चों की मां भी थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। ना घटले की भेले अहाँ के बेटे के साथ? हमरा बेटी साथ मारलकै या। के मारलकै? मारलकै अब के मारलकै सरसे ने के। अच्छा, मिलके के मारलकै से पता नहीं। अहाँ के कखनी पता चलल? हमरा पता चलले अखनी पता चलले या 3 दिन समय से घर पे छी। अते 3 दिन से? हां 3 दिन अथे हम घर पे छी सर। पता चलले से न से भेल न मार के घुसिया देल कहने छै लड़की सब अथी लाश। अच्छा, के मारलकै? अब सर के मारलकै हमरा पता नहीं छै। कुछो नहीं? कुछ न हमरा पता सर छै। अब के मारलकै नहीं मारलकै से पता नहीं छै। एकटा नहीं जानकारी देलकै। नहीं झगड़ा की नाम भेले अहाँ के? हमर ललिता देवी। घर फकीरना। आज सुबह पस्तपार थानाध्यक्ष को एक सूचना मिली कि मकई के खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ। सूचना के सत्यापन हेतु पस्तपार थानाध्यक्ष तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साक्ष्य संकलन हेतु FSL की टीम भी घटनास्थल पर आ चुकी है जी। ये पता चला है कि महिला 2 दिन पूर्व घर से गायब हो गई थी, जिस संदर्भ में पस्तपार थाना में कल अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था। कांड संख्या सर कितना था? कांड संख्या कितना? 34-26। महिला का सब का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया, जिससे लग रहा है कि सब ये मृत्यु 2 दिन पूर्व का है। सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है। मृत्यु का कारण अभी अस्पष्ट है। सबके पोस्टमार्टम उपरांत ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। सर, जैसा इसमें सब को देखने से प्रतीत हो रहा है जो इसके साथ कुछ दुष्कर्म, पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। एसिड का भी प्रयोग? ये पुलिस पोस्टमार्टम उपरांत सब कुछ पता चल पाएगा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य गुलाम रसूल बालियावी को 2 दिवसीय दौरे पर कैमूर पहुंचे हैं। उनके आगमन पर जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग ने जोरदार स्वागत किया। दौरे के दूसरे दिन भभुआ स्थित सर्किट हाउस में जिले के उलेमा, मस्जिदों के इमाम और मदरसों के शिक्षकों और साथ ही मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक मसावर्ती बैठक आयोजित की गई है। बैठक में समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से मस्जिद और मदरसों की हिफाजत, उनकी जरूरतों और साथ ही समस्याओं को रिपोर्ट तैयार करने, मदरसों की घटती संख्या, मॉब ब्लीचिंग की घटनाएं, निकाह शादी में फजूल खर्ची पर रोक और साथ ही मजहबी जलसों के अनावश्यक खर्च, उर्दू भाषा के विकास समेत कई मुद्दों पर तबादला एक ख्याल किया गया। और साथ ही इस मौके पर संबोधित करते हुए गुलाम रसूल बालियावी ने कहा कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि उन्होंने कहा है कि हमें सोचने की जरूरत है कि उन्होंने कहा मस्जिद में मदरसे हमारी और संस्थाएं हैं जिन्हें समाज के लोग अपने खर्च पर चलाते हैं, लेकिन आज इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कागज पेपर चेक कराओ। इन सारे खतरात, खदशात और आने वाले दिनों में हम अपनी जनरेशन को अपने मुल्क के आइन कानून के साथ अमन, सद्भाव, भाईचारे को, हुब्बुल वतनी को फरोग देते हुए आइन के तहत जायज़ हक और हुकूक और माशरे की इस्लाह की तहरीक का आज कैमूर में बुनियादी बैठक है, जिसमें मैक्सिमम प्रखंडों के जिम्मेदारान, अवाम भी, उलमा भी तशरीफ लाए हैं। आज की नशिस्त में हम लोग तय करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले हफ्ते में इन मुद्दों को लेकर के कैमूर के बड़े मैदान में हर गांव से लोग निकलेंगे
अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले, हमारी कोई पहचान नहीं रही। अब अपने आका की अजमत का झंडा लेकर निकलेंगे और अपने मसाइल का हल करेंगे। कैमूर में आपका दौरा हो रहा है, इससे पहले इमारत-ए-शरिया का भी दौरा हो चुका है और जो मसले आपने बताया इमारत-ए-शरिया भी वही मसले लेके कैमूर में आ रही है और वैसे वक्त में दो इदारा कैमूर में आना, क्या कहते हैं आप? अब ऐसा है कि हर कोई को आने जाने का हक है। मैं तो 2022 से सफ़र कर रहा हूँ, इन्हीं मुद्दे को सफ़र कर रहा हूँ। हमें तो इसकी इत्तला नहीं। 22 से आप सफ़र कर रहे हैं लेकिन झारखंड कर रहे हैं जी नहीं। कैमूर में आपका आना हमको लग रहा है कि एक आला ओहदे पर आप बिहार में हैं। वक्फ बोर्ड का जो बिल आया जिससे हम लोग बहुत परेशान रहे, यहाँ पर उसका विरोध भी हुआ, जिस पर FIR भी कुछ हुआ, मंत्री के झंडे नोचे गए। उस वक्त आप खड़े नहीं हुए या हम लोग खड़े नहीं हो सके, इसकी क्या वजह है? शायद आपने पढ़ा नहीं होगा या देखा नहीं होगा। देश का पहला व्यक्ति, वो पहला मौलवी जिसका नाम गुलाम रसूल बलियावी है, अपने कौमी मफादात के लिए सत्ता से टकराने ही के लिए पहचाना जाता है। हमें अफसोस है कि उस वक्त की हमने जो कारकर्दगी पेश की और जिसको लेकर के बहुत कुछ संतुलित हुआ, उसकी इत्तला हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। नहीं, कहा जाता है कि जब आप हुकूमत में शामिल थे, आप जो अक़लियत कमीशन के चेयरमैन नहीं थे तो आवाज़ उठाते थे, जब चेयरमैन हो गए तो आवाज़ उठाना आपने बंद कर दिया। ये आपको गलतफहमी हो सकती है, मेरी मिल्लत को गलतफहमी नहीं है और चेयरमैनी और सांसदी और MLC बलियावी के लिए कोई मतलब नहीं है। मतलब है दीन, अकीदा, मसलक, जमात, मिल्लत, वही मेरी पहचान है, जीने के लिए काफ़ी है। जब से आप या जब जिस हुकूमत में शामिल हैं तब से इस कैमूर में कई बच्चों को जय श्री राम का नारा लगवाया गया। यहाँ एक आबादी रहती है जिसे कुरैशी आबादी कही जाती है, उनको हमेशा पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। अब तक ना आपके लोग या ना आपने अब तक आवाज़ नहीं उठाई इस तरह की। ये उसी आवाज़ की बुनियाद है। आपका सहयोग चाहिए, आने वाले दिनों में सब क्लीन हो जाए। तो क्या लग रहा है कि ये आवाज़ मतलब आप उठाएंगे? आपको क्या लग रहा है इतनी देर से जो गुफ्तगू हो रही है? अब तक आप कैमूर में नहीं थे, सिर्फ कैमूर जबकि ये मामला कई सालों से चल रहा है इस तरह का। कैमूर का नाम बिहार नहीं है ना, 13 स्टेट में इदारी शरिया है ना। यह आपके मंत्री बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण, अब आप पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, हम अपने कौमी मफाद के लिए आए हैं। वो भी तो कौम के ही है ना। अभी ये सवाल उनसे करेंगे। कैमूर के अवाम से क्या अपील होगी आपकी? कैमूर के अवाम के नाम जो अपील है वो ये है कि आज हम लोग सर जोड़ कर बैठ गए हैं। मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ात की तैयारी के लिए जो जहाँ है वहीं से तैयारी में लग जाए। तारीख का ऐलान इंतज़ार करें। जो लोग कई मसलक में बटे हुए हैं उनके लिए अब ऐसा है कि हमने तो मसलक में बांटा नहीं, हम तो चल पड़े हैं। जिसको जज्बा है इत्तेहाद उम्मत का, वो पीछे लग जाए। आप आज कैमूर में दौरा हुआ है, किस मकसद को लेकर के? मरकज़ी इदारे शरिया पटना से मंसूबाबंद तहरीक बेदारी का आगाज़ 2022 से शुरू हुआ और इस तहरीक में जो एजेंडे हैं वो पहला है नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ पर कानून बने। अदारे शरिया का मानना है कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों या किसी भी धर्म या मज़हब का कोई महानुभाव हो जो आदर्श हो, ऐसे व्यक्ति पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा खुद ब खुद हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया और अखबारात की खबरों की बुनियाद पर। दूसरा मुद्दा है मॉब लिंचिंग, जो इन दिनों हमारे मुल्क में ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की जो हालत है, झुंड बनाकर कहीं भी लिंच कर दिया जाता है, बाद में एक्सीडेंटल केस दिखाया जाता है।
तो क्यों नहीं इस पर एक कानून ही बन जाए कि वो पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, या किसी धर्म मजहब या किसी बिरादरी का गरीब तबका हो, जुर्म उसका गरीबी है या जुर्म उसका इस्लाम और मुसलमान होना है, तो मुल्क के आइन ने जो सेफ्टी और सिक्योरिटी दी है, इसके तहत मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सज़ा का क्यों नहीं प्रावधान कर दिया जाता है? इसलिए कि उसने कानून को हाथ में लिया है, जुडिशियली को उसने बेइज्जत किया है, शासन प्रशासन को उसने अंगूठा और ठेंगा दिखा दिया है। तीसरा एजेंडा है जो इन दिनों निकाह और शादियों में फजूल खर्ची, ज़मीनें बेच करके हम बेटी शादी कर रहे हैं, सूद और ब्याज पर पैसा लेकर लोग वलीमा कर रहे हैं। तहरीक का मिशन का तीसरा प्रावधान ये है कि निकाह को सस्ता करो, शादियां आसान करो, बेटियां बोझ न बने और इन पैसों को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। इसलिए कि जिनकी औलादें जाहिल होंगी उनकी औलादें नौकर बनेगी, जिनकी औलादें तालीम याफ्ता होंगी उनकी औलादें मालिक बनेगी। अब हमारी मसाजिद और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। मुल्क के आइन ने जब हमको फुल सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ हमें अपने मजहबी पहचान, मजहबी शनाख्त, मजहबी उमूर के अंजामदेही के लिए संविधान ने जब हमको राइट दिया है, मस्जिद मेरी, कागज़ दिखाओ, मदरसे मेरे, पेपर दिखाओ, तो जब हम अपनी कौम के ताउन से तामीर करते, कौमी ताउन से मदरसे चलाते, जो काम एजुकेशन और शिक्षा का सत्ता और हुकूमतों को करना चाहिए, भभुआ नगर के वार्ड 14 में महर्षि वाल्मीकि आश्रम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन रावत पटना से पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज से शुरू सनातन रहा है और साथ ही समाज में इतिहास में कई अत्याचार सहे हैं, लेकिन कभी अपना धर्म नहीं बदला। अब समय आ गया है समाज शिक्षा और जागरूकता की ओर आगे बढ़े। कार्यक्रम में अति पिछड़ा समाज के नेता मुकेश निषाद, महादलित संघ के प्रदेश प्रभारी राजेश राम वाल्मीकि और साथ ही कैमूर जिलाध्यक्ष विजय यादव, विपिन रावत, कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने सफाई कर्मियों को सम्मान और साथ ही उनके कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक देने की भी मांग की। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर ये भवन बना है भभुआ में। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की और आज इस कलयुग में कोई भगवान राम को जान रहा है तो उसका श्रेय सारा महर्षि वाल्मीकि जी को जाता है। तो उस महान महर्षि के नाम पर आज ये भवन बना है और उस भवन का उद्घाटन समारोह में मैं आया हूँ तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुकेश निषाद, मैं निषाद समाज से हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? काफी रूप से अभी प्रहार किया जा रहा है। नहीं, हमारे समाज, एक तरफ वाल्मीकि भवन का भी निर्माण, नहीं, हमारे समाज के लोग तो द्वापर त्रेता से सनातनी है। भगवान राम के परम सखा निषाद राज गुहा थे, तो हमारा संबंध तो द्वापर त्रेता सभी में, हम लोग मूल सनातनी। तो हम समाज से अपील करते हैं जो सनातन की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ के आइए आप। मैं बब्बन रावत हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष महादलित परिसंघ, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार। आज भभुआ अंबेडकर नगर में विजय रावत, विपिन रावत, मदन रावत और बाकी लोगों के सौजन्य से हम लोगों को पटना से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महर्षि वाल्मीकि भवन के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया गया। मैं आह्लादित हूँ, गदगद हूँ
हमारे समाज में जागरूकता आ रही है। हमारे साथ मुकेश निषाद जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राजेश राम रमैया जी हैं, महादलित परिसंघ बिहार के प्रभारी हैं। प्रभात रावत जी हैं जो बिहार के अध्यक्ष हैं। तो इस अवसर पर मुझे लगता है कि बिहार में ये पहला भवन है जो भगवान वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। और हम तो वाल्मीकि के वंशज हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। हम आज तक यह खोजते रहे कि भगवान वाल्मीकि ने दुनिया के सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण की रचना की, कलम से की। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सबसे बड़ा संविधान, भारतीय संविधान की रचना की, कलम से की। फिर हमारे लोगों के हाथों में झाड़ू किसने थमा दिया? तो हमने जो शोध किया है, हमारी एक किताब भी आई है, आप लोग ले लीजिएगा, मेहतर मतलब राजकुमार। उस किताब का सारांश ये है कि ये मेहतर समाज जो है संपूर्ण भारत का, जिसको हम पश्चिम भारत में वाल्मीकि कहते हैं, ये लड़ाकू कौम रहा है, ये क्षत्रिय कौम रहा है। और युद्ध के मैदान में जब मुगलों से संघर्ष हुआ, जो लोग मारे गए वो तो ईश्वर को प्यारे हो गए, लेकिन जो पकड़ लिए गए वो बंदी बनाए गए। और उनके सामने ये प्रस्ताव दिया मुगलों ने कि या तो तुम इस्लाम को स्वीकार करो, अन्यथा हमारा मैला उठाना स्वीकार करो। हमारे लोगों ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, मैला उठाना स्वीकार किया। और आज यदि यह हिंदुत्व समाज यदि अपने हिंदुत्व पर गर्व करता है तो वाल्मीकि समाज के बदौलत गर्व करता है। आपने देखा होगा दिल्ली में एक बस्ती ऐसी भी है जहां वहां का संतुलन बिगड़ गया है, और बिगड़े हुए संतुलन को बैलेंस करने के लिए वहां के हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज सुअर पाल रहा है, अपने घरों के सामने सुअर पाल करके रखा हुआ है। तो हमारे लोग जो सुअर पालने का काम किए वो भी हिंदुत्व की रक्षा के लिए किए। तो हमारे लोगों को हाशिए पर धकेल दिया गया, हमारे लोगों को अंतिम पायदान पर धकेल दिया गया। हम बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये सफाई कामगार समुदाय है, एक तरफ सेना जो है सरहद पर दुश्मनों से लड़ती है और देश की रक्षा करती है, दूसरे तरफ हमारा सफाई कर्मचारी समुदाय है जो देश के अंदर संक्रामक बीमारियों से लड़ता है और भारत के लोगों को हैजा, प्लेग, कोरोना जैसे संक्रामक बीमारियों से मुक्त रखता है। तो ये समाज के अंतिम लोग हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि अंतिम लोगों को मुख्य धारा से जोड़े, यही मुझे कहना है। खासतौर से अपने जो समाज के लोग हैं उनसे क्या कहना चाहिए? हम अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आप भगवान वाल्मीकि के वंशज हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। भगवान वाल्मीकि के हाथ में कलम है, झाड़ू नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में कलम है, झाड़ू नहीं है। तो आप कलम चलाने वालों के वंशज हैं। आप कोशिश कीजिए कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चले, भगवान वाल्मीकि के बताए रास्ते पर चले। और जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते। वाल्मीकि जी तो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए थे, हाँ, लेकिन अभी कुछ हिंदू समाज के ऊपर में काफी प्रहार किया जा रहा है। हाँ, नहीं, देखिए वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और रामायण दुनिया के सबसे बड़ा महाकाव्य है। हमारे लोगों के घरों में एक तरफ भारत का संविधान होना चाहिए तो उसके बगल में रामायण होना चाहिए। हमें अध्यात्म से भी जुड़ना है और देश की विधि व्यवस्था क्या है संविधान में लिखा हुआ है इससे भी जुड़ना है। कुछ जो नए लोग हैं और खासतौर से अपने आप को इससे पिछड़ापन महसूस कर रहे हैं, मैं अपने लोगों को कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महामंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। मैं अपने लोगों से कहूंगा कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि दलित समाज की बहुत सी जातियां बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलते हुए आज मुख्य धारा से जुड़ गई हैं। लेकिन हमारे लोगों में बाबा साहब बहुत विलंब से आए अथवा नहीं आए हैं। यही कारण है कि वाल्मीकि समाज अर्थात बिहार में जिसको मेहतर समाज कहते हैं वो समाज पिछड़ा हुआ। लोग मूर्ति पूजा को लेकर के काफी कटाक्षेप हो रहा है। मूर्ति पूजा को ये देखिए, हम लोग मान रहे हैं, देखिए पूजा जो है वो व्यक्तिगत चीज है, पूजा व्यक्तिगत चीज है और वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना किसी को हम कोई मैसेज देंगे। हर आदमी को अपने ढंग से सोचने का अधिकार है। बबन रावत हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष महादलित परिषद।
सुल्तानगंज की गैस एजेंसी अनुराधा गैस सिलेंडर लेने इस भीषण गर्मी में लोगों को सिलेंडर लेने में बहुत अधिक परेशानी हो रही है। अनुराधा गैस एजेंसी बहुत सुधार बिहार के भागलपुर जिले अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से आम जनता त्रस्त है। सुल्तानगंज के इंडिया अनुराधा गैस गोदाम पर लगातार दूसरे दिन रिफिलिंग सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे की सूचना मिलते ही डायल 112 नंबर की पुलिस भी टीम मौके पर पहुंची। आक्रोशित उपभोक्ताओं का आरोप था कि गैस एजेंसी के कर्मचारी उनका पासबुक लेकर कहीं और चले गए और जानबूझकर देरी की गई हो। गैस सिलेंडर की पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कतारबद्ध लोगों के बीच गैस वितरण की प्रक्रिया शुरू कराई गई। उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसी द्वारा ना तो होम डिलीवरी दी जा रही है और ना ही समय पर सिलेंडर। भागलपुर जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कबीरपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 10 वर्षीय मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे का शव नगर निगम के ठेला पे संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी है। अस्पताल के लोगों से पूछताछ की जा रही है और हर पहलू से जांच भी की जा रही, ताकि घटना के कारणों और साथ ही अब आरोपियों को जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। मामला ये कि इस तरह का जो घटना हुआ, यहाँ पर कैमरा है, कैमरा से आप मीडिया वाले आवाज उठा के प्रशासन में प्रेशर डाल सकते हैं। हुआ क्या? अब क्या हुआ ये तो रिपोर्ट में इसी में बताया। आप क्या देखे, क्या हुआ? यही तभी तो देखे कि ये रखा हुआ डेड बॉडी ठेले पर, वहाँ रखा हुआ डेड बॉडी है ठेले पर। किसका है? बच्चा है? बच्चा है। कितने साल का होगा? उनको लगता है कि 10 साल का होगा। कैसे जानकारी हुई? अभी हम सुना बगीचे में कैसा ऐसा हुआ, तभी हम आए। तो कहाँ पर हुआ, कैसे? ये अभी आप देखे कहाँ? ये तो जय मंदिर के दीवार के बगल में हम देखे ठेले पर। इसके पिता का क्या नाम है? इसके पिता का नाम हम नहीं जानते। मोहम्मद इजहार बोल रहे हैं। हमारा मकान उधर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जावेद हुआ। 8 बजे 8 बजे घर से, उसके बाद ठंडा पिया 11 बजे रात का दुकान पे। उसके बाद हम लोग पता नहीं। क्या नाम है उसका? मोहम्मद समीर। क्या करता था? खस्सी की दुकान में रहता था। घर से कितने बजे निकला? घर से 8 बजे। फिर घर गया था? हाँ, फिर घर गया था, खाना पीना खा के ठंडा पीने निकला था 11 बजे। क्या लगता है? लगना लगता है। मौत उसका कैसे हुआ? मर्डर किया गया इसका, मर्डर की से इसका। कोई दुश्मनी, अभी कोई दुश्मनी पता नहीं चला। उसका परिवार से उसका परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है।
उसका क्या नाम है जो मरा? मोहम्मद समीर। उसके पिताजी का? मोहम्मद इजहार। जो मरा उसका उम्र कितना होगा? 12 साल। 12 साल। कहाँ का रहने वाला है? जय मंदिर रोड कबीरपुर। कैसे पता चला तुम लोगों को? हम लोग को फोन किया, कूड़ा वाला देखी से इसको। कब कूड़ा के डब्बा में? 8 बजे। 8 बजे सुबह में? हाँ। रात भर घर से बाहर था? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद आजाद। तुम कौन? मामू उसका। नंदग्राम ब्राह्मण परिषद द्वारा जलने के बालाजी भगवान पर परशुराम जी की प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। आपको बता दें, जिस पर मुख्य अतिथि बनकर आश्रम के महंत श्री 1008 सत्य प्रकाश जी शर्मा उपस्थित रहे। परिषद के संचालन महेश गौतम ने बताया, गुरुदेव द्वारा भगवान परशुराम की मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई और गुरुदेव के ब्राह्मण बंधुओं का आशीर्वाद भी प्रदान किया गया। अवसर पर नंदग्राम ब्राह्मण परिषद जो अभी हमने एक छोटा सा पौधा लगाया, उसके माध्यम से आज भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में भगवान परशुराम जी जयंती मनाई। भगवान परशुराम जी की तस्वीर को माल्यार्पण किया। इसमें विशेष बात ये रही कि वनखंडित तपोभूमि के महंत श्री 1008 सत्य प्रकाश जी शर्मा का सानिध्य में मिला। उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई। उनका माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर, साफा पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया और हमें अपार प्रसन्नता है कि ऐसे महापुरुष का हमें आशीर्वाद वचन प्राप्त हुआ। खबर कोटा से है, जहां कोटा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत 3 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्विनी गौतम ने बताया कि वर्तमान में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे मूल्य अकाउंट्स की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, बोरखेड़ा थाना पुलिस ने 19 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध म्यूल अकाउंट धारकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने बैंक रिकॉर्ड खंगाल कर संदिग्ध लेन देन की पुष्टि की और खातों को फ्रीज भी कर दिया है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां म्यूल हंटर अभियान के तहत कोटा पुलिस ने साइबर ठगी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई आपको बता दें कि उन लोगों के खिलाफ की गई है जो अपने बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधिक करने के देते थे अपराधियों को। पुलिस ने तकनीकी जांच और गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि ये आरोपी अपने बैंक खातों को साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे, जिससे ठगी की रकम का लेन देन किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस को और साथ ही कोटा पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते और निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। भवानी मंडी स्थानीय पुलिस ने कलियाखेड़ा गांव में हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी खुश जाट और साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले सुनार मनोज सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 100% चोरी किया गया माल, जिसमें 28 ग्राम गलाया हुआ सोना और 150 ग्राम चांदी शामिल है, बरामद कर लिया है। मामले के अनुसार आरोपी खुश जाट ने 2 मार्च को कूलर ठीक करने के बहाने बुजुर्ग महिला बाई के घर में प्रवेश किया और मौका पाकर जेवरों से भरा बटुआ पार कर दिया है। एसपी अमित कुमार के निर्देश में गठित टीम ने तत्काल साक्ष्यों के आधार पर दोनों को धर दबोचा है। पुलिस जांच में सामने आया कि सुनार ने पहचान छुपाने के साथ ही सोने को गला दिया था। दिनांक 2/3/26 की घटना है। श्रीमती उर्मिला बाई के मकान में उसके आभूषण की चोरी हो जाती है। इसी दरमियान महिला उर्मिला अपने गांव के खुश को पंखा और कूलर ठीक करने के लिए बुलाती है। उसके अलावा अन्य कोई मकान पर आता नहीं है। महिला का शक खुश पे ही जाता है। इस संबंध में वो गांव के पंच पटेलों को कहती है और खुश पे ये पंच पटेल भी संदिग्ध के मानते हुए करीब 6 लाख का जेवर था, तो उसमें 5,80,000 रुपये इसको देने होते हैं, लेकिन ये नहीं देता है। पहले आश्वासन देता है, उसके बाद देता नहीं है और अपने आप को निर्दोष साबित होने के संबंध में श्रीमान एसपी साहब को परिवाद लगाता है कि मुझे पंच बेवजह परेशान कर रहे हैं।
इसी दरमियान महिला मेरे पास आती है और 3/4/26 को मैं इस पर प्रकरण दर्ज करता हूं और मेरे साइबर टीम को इस संदिग्धता के ऊपर साक्ष्य जुटाने के लिए बोलता हूं। इस पे हमारी डिजिटल टीम पूरा साक्ष्य एकत्रित कर लेती है और उस पर हम प्रश्नावली तैयार करके हम संदिग्ध उसको बुलाते हैं और वो प्रथम क्वेश्चन पर ही फंस जाता है और सारे घटनाक्रम को अपने आप बयां कर देता है। इस पर 2,60,000 पर बेचे हुए गहने को सुनार को जो दिए थे मनोज सोनी को, उसको भी हमने दस्तयाब कर लिया और इसमें इस प्रकरण में जो चोरी हुई रकम लगभग 6 लाख की जो रकम है सोने चांदी के जेवर, वो 100% हम बरामद कर लेते हैं और एक वृद्ध महिला को न्याय दिला पाते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के आलू खेत जंगल में भीषण आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। देर रात तक आग बुझाने के लिए वन कर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। यहां बताते चले कि सरोवर नगरी समेत पूरे उत्तराखंड में अभी तो हल्की हल्की गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जैसे अप्रैल समाप्ति व मई, जून, जुलाई जब भीषण गर्मी होगी तो आलम होगा क्या, ये देखने वाली बात है। जंगलों का जो आग बुझ सकती है और जहां फायर विभाग का वाहन भी नहीं पहुंच सकता, मात्र वन कर्मी जो आग को बुझाने के प्रशिक्षण उन्हें दिए जाते हैं, उसी के माध्यम से आग पर काबू पाया जाता है। जंगलों में आग से बचने के लिए वन विभाग एवं सरकार को ठोस कार्रवाई अमल में लानी होगी, जिससे वनों से आग से बचाया जा सके। साथ ही जंगली जानवरों को भी सुरक्षा के उपाय खोजने होंगे। ऋषिकेश में एक विवाहिता के साथ प्रॉपर्टी डीलर पिता पुत्र के द्वारा किए गए कथित दुष्कर्म के मामले में उत्तराखंड क्रांति दल भड़क गया। यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने मामले में आपको बता दें कोतवाली का घेराव किया है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक पुलिस पिता पुत्र को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और अंदेशा है कि पुलिस मिली भगत के कारण आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यूकेडी के कार्यकर्ता ऋषिकेश कोतवाली का घेराव करने पहुंचे हैं। कोतवाली के गेट पर पहुंचते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कोतवाली के अंदर आने से रोक दिया है, जिससे कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। पुलिस और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जमकर अपनी भड़ास निकाली है। किसी तरह कार्यकर्ता कोतवाली में दाखिल हुए तो उन्होंने फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी विवाहिता के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में प्रॉपर्टी डीलर मानव जौहर और साथी मंजीत जौहर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। रुड़की के मंगलौर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिवंगत विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने और इसी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। मंगलवार पहुंचने पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक चंद त्यागी का मोंटी और उनके सैकड़ों समर्थकों के द्वारा ढोल नगाड़ों और साथ ही आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता त्रिलोक चंद त्यागी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल को और अधिक मजबूत किया जाएगा। गली गली मोहल्ले में पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के विचारों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। चौधरी चरण सिंह सभी वर्गों का बहुत सम्मान करते थे, सभी को साथ लेकर चलते थे और वह एक आदर्शवादी नेता भी थे। वहीं आगामी 2 मई को मंगलौर विधानसभा के हरजोली जट्ट गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। ऐतिहासिक रैली जो होने जा रही है उसमें लगभग हजारों की संख्या में मंगलौर विधानसभा से कार्यकर्ता पहुंचेंगे और रैली को सफल बनाने में सहयोग भी करेंगे।
देखिए, उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश में था तो सारे उत्तराखंड में लोकदल था, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी। कुछ कारण हुए कि हम कमज़ोर हुए, छोटा राज हो गया, राजनीति बदल गई, राजनीति किसानी से मजदूरी से हटके जाति और धर्म पे चली गई, और जब राजनीति धर्म पे गई तो उसका नुकसान हमें हुआ, खासकर उत्तराखंड में हुआ। तो हम किसानों को एकजुट कर रहे हैं, हम माइनॉरिटी को एकजुट कर रहे हैं, और हम मजदूरों को सबको एकजुट करके पार्टी को मजबूत करेंगे, और आरएलडी एक मजबूत पार्टी की शक्ल में आए। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को हर गांव, हर कस्बे में लोग जानते हैं। यूपी से अलग होने के बाद लगातार पार्टी हाशिए पे होती चली गई उत्तराखंड, इसका क्या कारण? देखिए, मैंने बताया उसका कारण यही था कि हम जाति धर्म की राजनीति में कमज़ोर हुए। हमारे पास जिस तरह मजबूत नेता होने चाहिए थे वो हमारे पास नहीं थे। अब हमारा कारवां चल पड़ा है। मोंटी जैसे, राजेंद्र पंत जैसे तमाम नेता हमारे पास मौजूद हैं। अब आरएलडी एक मजबूत पार्टी की शक्ल में होगी, और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि हम 27 के चुनाव में उत्तराखंड में जो भी सरकार बनेगी वो आरएलडी की मदद से बनेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आरएलडी कितनी सीटों पर लड़ेगी जबकि भाजपा से गठबंधन है? देखिए, अभी गठबंधन वाला जो सवाल है वो अभी आगे होने वाला। अभी तो हम सब जगह तैयारी कर रहे हैं, अच्छे उम्मीदवार छांट रहे हैं। हम पे कैंडिडेट भी तो होने चाहिए बढ़िया, हमारी पार्टी के प्रोग्राम होने चाहिए, वो हम कर रहे हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बढ़िया नौजवानों को खड़े करें, उनको नेता बनाएं, और जब वो नेता बनेंगे तो वो आगे एमएलए भी लड़ेंगे, नेता भी बनेंगे, तो वो उसी प्रक्रिया के लिए तो बंगलौर में एक अच्छा नेता है। अब पक्का नहीं तो इसीलिए तो इन्हें ज्वाइन कराया हमने, इसीलिए ज्वाइन कराया कि ये तो पहले से ही इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे यहाँ के। वो कभी चुनाव में ज़्यादातर जीते और कभी एक दो दफ़े हुए तो कभी नंबर 2 पे रहे, कभी उन्होंने सशक्त नहीं रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। अब मोंटी के आने से हमारी ताकत बढ़ी है और पूरे हरिद्वार जिले में बढ़ी है। ये कि सिर्फ मंगलौर में नहीं, पूरे हरिद्वार जिले में हमारी ताकत बढ़ेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। मंत्री जी, आपने भी बोला मंगलौर विधानसभा जो है एक गरिमा की सीट मानी जाती है, वो सीट है। हाँ। तो यहाँ आपने कहा कोई भी पार्टी सामने चुनाव लड़ेगी, तो क्या लोकदल उसके सामने लड़ेगी? नहीं, लोकदल तो लड़ने की, अब आज हमको साधु समाज के मेंबर थोड़ी हैं, हम राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए तो होता है। हम चुनाव लड़ने के लिए तो राजनीति, अब तो साधु समाज के लोग राजनीति में आ गए, तो हम तो राजनीति में हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। अगर यहाँ से करतार सिंह भड़ाना जी को टिकट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर आप लोग तय करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी तय करे, हमें अपना तय करना। आप फिर भी, अब मैं बता रहा हूँ आपको, हम अपनी पार्टी का तय करते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का गठबंधन है, अभी गठबंधन हम लोगों का जो है वो यूपी लोकसभा में, विधानसभा में, उत्तराखंड में अभी कोई तय नहीं हुआ। जब तय होगा तब देखा जाएगा। आपकी पार्टी का तो संगठन भी बहुत कमजोर है, बहुत ज़्यादा। नहीं, अब इसको फैला रहे हैं, और उसी संदर्भ में जयंत चौधरी जी की रैली कराई जा रही है, और उनके और भी कार्यक्रम कराए जाएंगे देहरादून, हरिद्वार। चौधरी के आने से संजीवनी मिलेगी पार्टी को? अब बिल्कुल मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, मंत्री हैं, चौधरी चरण सिंह की विरासत के वारिस हैं, उनके आने से संजीवनी कैसे नहीं मिलेगी? संजीवनी मिलेगी। देखिए, हमारे महामंत्री जी आज मंगलौर में आए हैं, 2 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है, हमारी टीम पूरी तरीके से सक्रिय है। आने वाले 2027 में इंशाअल्लाह मंगलौर विधानसभा में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में आरएलडी का परचम लहराने का काम होगा। जयंत चौधरी आ रहे हैं, भीड़ ऐतिहासिक होगी? बिल्कुल, हमेशा से ही उनकी रैली जो है ऐतिहासिक रही है और ऐतिहासिक ही होती रहेगी इंशाअल्लाह। क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? देखिए, वो कोई पैसे वाली भीड़ नहीं है, वो दिल से मोहब्बत करने वाली भीड़ है। वो वोट में भी तब्दील होगी और आगे मेहनत भी करेगी। सिचोटी के अंदर कितनी संख्या में लोग पहुँचने वाले हैं? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता, जैसे समुंदर का पर्दाफाश है वैसे कहा नहीं जा सकता कि कितनी भीड़ हो जाए। हमें उम्मीद है कि बहुत हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग पहुँचेंगे। इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया था, क्या अच्छा लगा था आपको इस पार्टी से? देखिए, चौधरी चरण सिंह साहब की नीतियों से हम प्रभावित हैं। हमारे जो जयंत चौधरी जी हैं बहुत अच्छे नेता हैं,
बहुत शालीन, बहुत जो है पढ़े लिखे नेता हैं, सभी को सर्व समाज को साथ लेकर के चलते हैं। यही हमें अच्छा लगा और इसी वजह से हमारी हाजी टीम का भी फैसला हुआ कि हमें जो है RLD के साथ जाना है, तो हम गए और इसमें मेहनत करेंगे और जो जिम्मेदारी हमें मिलेगी उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। लालकुआं क्षेत्र के मोटा हल्दू में मिनी सिडकुल में स्थित मदरसन फैक्ट्री में कर्मचारी की वेतन बढ़ोतरी में समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, मदरसन कंपनी में काम करने वाली महिला और पुरुष कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और श्रम विभाग के नियमों का पालन कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और साथ ही हड़ताल की सूचना के बाद प्रशासन ने बड़ी संख्या में फैक्ट्री के बाहर भारी पुलिस बल तैनात भी कर दिया है, जिसके पश्चात मजदूरों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच वार्ता हुई, जिसमें मुख्य बिंदु सैलरी बढ़ाने को लेकर वार्ता विफल रही और कुछ मजदूर फैक्ट्री प्रबंधन की बातों से सहमत होकर वापस काम पर लौट गए। और सैलरी हमें मिलती है 8 घंटे की। सर, जो बात आपने रखी है कि 8.5 घंटे रेगुलर काम कराया जाता है, कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है, तो ये नियम विरुद्ध है। लेकिन क्या ऐसा होता है, पहले ये चीज कंफर्म करनी चाहिए। जैसे और कंपनियों में सैलरी बढ़ चुकी है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। मिनिमम अगर 20,000 सैलरी नहीं भी होती तो 15,000 सैलरी होनी चाहिए वर्कर्स की, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे हम कंटिन्यू जॉब करते हैं। क्योंकि बाय द वे तबियत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये लोग गेट पास देने को भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। गेट पास बच्चे पर प्रेशर डालते हैं जॉब का कि करो करो काम करके। सेकंड थिंग तो ये है कि बस की सुविधा भी अच्छी नहीं है। जब बारिश होती है तो बसों में ऐसा होता है कि पानी ऊपर से बचता है या कहीं पर धूल तक करोगे तो धूल सारी अंदर को आती है। थर्ड थिंग ये है कि खाना जो है यहाँ का प्रॉपर नहीं है। कभी कभी खाना अच्छा बनता है, कभी कभी नहीं बनता, कभी कुछ कीड़े दिख जाते, कभी कुछ दिख जाते, जिस अकॉर्डिंग हमें खाना खाने का मन नहीं करता है। फोर्थ थिंग ये है कि जैसे मान लो हमारे 8 आवर्स की ड्यूटी है, तो हमारा कहना यही है कि केवल 8 आवर्स की हो। जैसे हमें जनरल शिफ्ट में बुलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो हाफ आवर होता है वो एक्स्ट्रा लिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी 8 घंटे की ड्यूटी हो। और जो हमारा जैसे टी टाइम होता है, कभी कभी टारगेट नहीं निकल पाता इनका, तो ये हमारे सिर्फ 8 मिनट का जो है टी टाइम कराते हैं, कभी टी टाइम नहीं कराते क्योंकि इनका टारगेट नहीं निकल पाता है। इसलिए पहले टी टाइम के लिए तो हम अपने मैम से बोलते ही हैं। टी टाइम के लिए ना हम हमारे लाइन में जितने वर्कर्स है, जितने एम्प्लॉयज है, सब आवाज उठाते हैं टी टाइम के लिए। हाँ, मदरसन सुमित सिस्टम लिमिटेड आने के लिए हमारी सैलरी जो है 12.5 है और हमको प्रॉपर क्या कहते हैं काम जैसे 8 घंटे का होता है, तो हमारी जैसे 2 बजे छुट्टी होनी चाहिए, 2:15 कभी कभी तो 20-25 में बस चली जाती है, हमको अपने किराए से जाना पड़ता है। जब जनरल शिफ्ट होती है तो 5 बजे छूट जानी चाहिए, तो 5:35 5:40 तक काम ही करवाते रहते हैं। सर हमारे ब्रेक नहीं होनी चाहिए और सैलरी भी ज्यादा जानी चाहिए और सर मोबाइल भी अलाउ नहीं है। लोग इतने दूर दूर से आते हैं, वही अपनी उससे आओ अपनी उससे जाओ बोलते कि हमें क्या मतलब। और बस में तो खड़े खड़े आते हैं, सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं। सैलरी तो सर मेन मुद्दा तो सैलरी का ही है, और सैलरी तो होनी चाहिए प्रॉपर। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने कई आंदोलन इस राज्य में किए, लेकिन आज पहला आंदोलन देखा जिसमें 15 सूत्री इनने मांग रखी थी, उसमें से प्रबंधन ने 12 मांगों को इनके स्वीकार कर लिया। तो यहाँ के प्रबंधन को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुख्य मांग है कि सैलरी वाली वो शासनादेश जब उसका निकलेगा, शासन से जब वो आएगा, क्योंकि राजस्थान में तो हो चुका है, लेकिन यहाँ की सरकार की ढीला लीपापोती है कि आज तक कर नहीं पाई है, जबकि अन्य राज्यों में ये हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश निकल चुका है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आदेश आ चुका है, लेकिन उसको राज्य सरकार के वहाँ शासनादेश जारी होगा। तो हम विधायक जी भी यहाँ आए थे और हम विधायक जी से भी कहना चाहते हैं और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तरह जो सैलरी का मामला है, इस राज्य में भी तत्काल प्रभाव से लागू करके इन बच्चों को सबको जो है इनका वेतन बढ़े और उनको अच्छी सैलरी मिले। यहाँ पर जो मदरसन एक कंपनी है, उसके जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में जो कर्मी यहाँ पर तैनात है, उनको कुछ अपने सैलरी और सर्विस कंडीशन को लेकर के कुछ इश्यूज उनके थे, जिसको लेकर के उनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके और कंपनी के प्रतिनिधियों के मध्य जो है वार्ता हुई है, वो वार्ता सफल रही है। फिलहाल इन लोगों को उस वार्ता के बारे में ब्रीफ करके और इन लोगों को समझाया जा रहा है, जो वार्ता का जो रिजल्ट था उसके बारे में इन्हें कन्विंस किया जा रहा है।
और पुलिस यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में तैनात है और यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाई रखी। आसपास के जितने भी थाने हैं वहां से चोरगलिया से और सिटी से भी फोर्स मंगाया गया है और यहाँ पे हम बाकी जो ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं वो भी मौजूद हैं। सरोवर नगरी नैनीताल से महज 22 किलोमीटर दूर भीमताल में एक युवक द्वारा पहचान छुपाकर युवतियों को शारीरिक मानसिक शोषण करने व लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देने के विरोध में व्यापारियों द्वारा अपनी अपनी दुकान बंद कर हिंदू संगठन व स्थानीय लोगों से एकत्र होकर प्रदर्शन कर थाने का घेराव कर जनसभा की, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ भी वार्ता हुई है, जिसमें पुलिस विभाग ने कार्रवाई के लिए कुछ दिनों में समय मांगा है और साथ ही हालांकि प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान पुलिस ने लोगों को बताया कि गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित रवाना कर दी गई हैं और साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन करने वाले में भाजपा नेता मनोज भट्ट, व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रिंस और साथ ही कमल उदेपा और साथ ही गौतम मटियाली, शुभम नैनवाल आदि लोग शामिल रहे। ऋषिकेश के वानप्रस्थ आश्रम में श्री राधा गोविंद सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी ने कथा व्यास गोविंद देव महाराज और साथ ही स्वामी चिदानंद सरस्वती का आशीर्वाद लिया। कथा व्यास गोविंद देव महाराज ने सीएम धामी का स्वागत किया और सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भी किया है। जनपद अलीगढ़ थाना गांधी पार्क के डोरी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला। बुजुर्ग दंपति के ऊपर मोहल्ले के दबंगों ने किया जानलेवा हमला और मारपीट। पीड़ित ने बताया पैसे को लेकर मारपीट की गई है। दबंगों द्वारा महिला को बीच बचाव में निर्वस्त्र कर दिया गया और शारीरिक अंगों से छेड़छाड़ की गई व मारपीट। वहीं आपको बता दें क्षेत्रीय पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही बताया जा रहा। पहले भी यह दबंग द्वारा मारपीट की गई और जानलेवा हमला किया गया है। जब बताना यहाँ देखना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव का बताऊं? यहीं का बताओ। यहाँ डोरी नगर पुलिस चौकी पास गली नंबर 6। क्या नाम ये जो हुआ है आपके साथ मामला, क्या मामला हुआ उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, जानकारी दें। मामला ये था सर कि मेरे लड़के से पैसा ले लिया। जब मेरे लड़के ने पैसा मांगा तो पैसा के नाम पर माँ बहन की गालियाँ दी गई और लाठी डंडों से मेरा बेटा पीटा गया, सरियों से मेरा बेटा पीटा गया। मेरे बेटे का सिर फाड़ दिया। किसने फाड़ा? किसने मारा पीटा? ये नीरज ने फाड़ा था। बाकी के सब घर के लोग मेरे पे हमला करने आए, हमारे परिवार पे हमला करने आए। कौन कौन लोग थे? सबका नाम बताओ। कमला, बबली, सोनू, नीरज। क्या हुआ था फिर उसको? हम थाने पहुंचे। थाने में हमारे बेटे का चालान कर दिया, फिर हमारे मुकदमा लगाया गया। नहीं, जो पुलिस ने आपके चालान करा वो आपके ही बच्चे से मारपीट हुई थी और आप ही का चालान कर दिया? हाँ, हमारे ही बच्चे का चालान हुआ था। बड़े बेटे का बीच वाले का चालान हुआ था। कौन लोग हैं वो? किन लोगों ने? हाँ, ये जो करा था जिन लोगों ने, जो आपके संग मारा पीटी करी थी, इनके कौन कौन लोग थे? इनका नाम बताओगे जरा। नीरज, बबली, सोनू, कमला, इन 4 लोगों ने जब मारपीट की थी। पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, पुलिस ने हमारे लिए जो मुकदमा डाला उससे अब तक हमारी जान बच रही है। जान खतरा आपको? जी। क्या ये लोग
आपको आज भी धमकी देते हैं या नहीं? जी हाँ, आज भी धमकी दे रहे हैं। किस तरीके या से? तो फैसला करो और नहीं तुम्हारे घर को पूरे को हम मरवा देंगे। रात भर गली में बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टूटू, कहाँ के रहने वाले हैं आप? डोरी नगर पुलिस चौकी के पास। जो आपके संग वाक्य बीता है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे? हाँ, बताएं। मेरे बेटे का सिर फाड़ दिया और मेरे बड़े बेटा का चालान कर दिया। बहुत मारपीट हुई, मैं बचाने गई तो मेरी साड़ी भी फाड़ दी। किसने? सोनू ने। और बहुत बदतमीजी बोल रहा था। सोनू नीरज जी बहुत बदतमीजी बोल रहे थे। कौन ये जो यहाँ के ये लोग हैं, क्या दबंग टाइप के हैं, कैसे? ये गुंडा पार्टी है। बहुत दारू पी के बहुत हंगामा करते हैं, गांजा दारू पी लेते हैं, फिर बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं जी। बहुत ये यहाँ आज दिन का यही काम रहता है क्या? इनका यही काम रहता है। और इनके विशाल पे तमंचा रहता है तो मेरे दरवाजे पे तमंचा लेके आता है कि निकल भोसड़ी की निकल। बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं मेरे को। सोनू ने जो आपके साथ बदतमीजी करी किस तरीके से करी? इनने मेरी साड़ी फाड़ दी और कह रहे तुझको नंगा कर देंगे, तुझे गली में डाल के पीटेंगे। अच्छा, तो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस आती है और समझा बुझा के चली जाती है, पर इनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। अभी ये हंगामा करते रहते हैं। आप अभी संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से? नहीं, अभी हम कार्रवाई से वो नहीं है, हमको शांति नहीं मिल रही है अभी। ये क्या लोग आपको आज दिन धमकी देते हैं या नहीं? धमकी देते हैं। अभी नीरज बोल रहा था, आज ही बोली है नीरज ने कि अभी तो 2 बेटे का सिर फाड़ा है और 2 बेटे का चालान कराया, अभी तो तीसरे बेटे का सिर और फाड़ेंगे, हेमंत का। था तो दुकान पे आकर कह रहा था ये क्या कर लेगा मेरा। मैंने किन से कह रहा है कि मैंने तेरे से क्या की है। मैंने कह तो रहा मेरी तरफ होकर गए। फिर इसकी अगर वो यानी मम्मी और भाभी आ गई और इसका भाई आ गया तो जिस सबने मेरे पे चुपट पड़े थे। कौन कौन थे? वो सोनू और यानी कि बबली और वीरेंद्र, जिस सबने पूरा घर मेरे पे चुपट पड़ा था। तब मेरे माँ बाप आए थे मुझे बचाने, तो मेरे माँ बाप की भी मार तोड़ करी थी। माँ बाप से भी लड़ाई मारपीट हुई है? हाँ, माँ बाप की मारपीट हुई है। किस कंडीशन में हुई उनकी? यहीं पे हुई थी दुकान पे। और अगर मैं ढकेल लगाता हूँ तो ढकेल पे जाके कहता है कि मैं ढकेल फेंक दूंगा, कि ये कर दूंगा, और गाली देता है वो अलग। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई? यस, मुझे अगर पुलिस यानी कि अदालत में रखा गया था। किसको रखा गया था अदालत में? मेरे को। और कौन था? और इसका भाई सोनू था। तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हो? नहीं। क्या नाम है आपका? बॉबी। क्या नाम है? सर गोपाल शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर डोइनर का अलीगढ़। जो आपकी जो घटना हुई है आपके साथ, वो किस तरीके से किसने करी है बताएंगे? ये हमारा मोहल्ले गली का ये लड़का जो भी है। कौन? गली का नीरज। क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई थी? 3-4 दिन से मैं उसको धमकी दे रहा था कि चिंता मत, उसको बताऊंगा क्या। पहले तो बड़े भाई की चांद फाड़ी थी मैंने, अब तेरी फाड़ूंगा। मैं ये काले तू ज़्यादा बोल रहा है क्या। मैंने उसके बाद घर पे आया, घर के बाद ही केवल रात के टाइम ही मेरा भाई पकड़ा। फिर इसने पहले उसको धमकी दी मानने की जो भी है कि बुला आपने जो भी है गोपाल को बुला जो भी है बाप, आज उसको मैं बताऊँगा जो भी है। उसके बाद उसको मारा। मैं पीछे बजा करने गया तो पूरा घर जो भी है और 1-2 गली के और थे, उसने जो भी है उसको मेरे भाई को छोड़ने के बाद मुझको पकड़ लिया, मुझको गिरा लिया। गिराने के बाद ही जो भी है मेरी केवल उसके बाप ने कहा था जो भी है कि वीरेंद्र ने कि एक काम कर, इसकी चांद फाड़ जो भी है तू, कि चांद फटेगी जब भी उसमें आएंगे ये पूरा घर जो भी है कि अभी तो जो भी है क्या कुछ नहीं है, छोटे छोटे हैं क्या कर लेंगे ये। कि पुलिस चौकी तो मेरे थाने केवल कि कुछ नहीं कर पाते जो भी है कि मेरा जीजा है, जीजा बस कि जीजा के दम पे हूँ अपनी जो भी है। तो जो भी करेगा जीजा पैसा फेंकेगा, जमानत 2 मिनट में हो जाती मेरी तो पुलिस किया है। उसके बाद भी फिर गाली गलौज फिर करने लग गया जो भी है 2-3 दिन बाद भी। उसके बाद में हमको बैठा लिया जो भी है थाने में, मेरे भाई का चालान करवा दिया। उसके बाद उसमें कह रहा है कि यहाँ पे तू जमानत करवा ले कि नहीं तो देख लेना कि अगली बार, अब तो तू दूसरा है, अभी तो छोटा बच्चा है भी, तीसरे की चिंता में तीसरे का रिमांड लूँगा। कौन कह रहा था इस वक्त? पूरा घर कह रहा था जो भी है। कौन? उसका बबली, उसकी भाभी, विशाल, नीरज, उसका छोटा सा है जो भी हिमांशु, जब 3-4 थे रात के टाइम, रात के 2 बजे के आसपास मुझे छोड़ दिया था थाने से। तो उसके बाद मैं उसके लोग कुत्ते काटना ले मुझे, तो मैं उसके संग आया
लेकिन फिर भी धमकी दे देगा कि सुन केस वापस ले ले, ना तो अगली बार छोटा वाला है ना, छोटे वाले को मारूंगा। और तेरी मम्मी है ना, तेरी मम्मी ज़्यादा बोलती है, कारण दिया तेरी मम्मी को नंगा करके मारूंगा जो भी गली में, कि कोई नहीं बचाएगा। किसने कहा था ये सब? विशाल ने और नीरज ने, दोनों ने। और भाभी कह रही थी कि चिंता मत कर, कि विशाल हम तुम्हारे साथ जो भी, चिंता मत करो, कि जो चाह वो करो, तुम पैसा फेंक दोगे, हम करवा देंगे, चिंता मत करो। वो मेरे जब मैं पूछूं जब बताना आप। यहाँ देखना आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल कुमार है। कहाँ के रहने वाले? वो मेरे जब मैं पूछूं जब बताना आप। यहाँ देखना आप। खबर चंदौली से, जहां मुगलसराय के सर्कस रोड पर सोमवार को एक स्कूल बस की टक्कर से 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायल छात्राएं LBS पब्लिक इंटर कॉलेज बालिका बताई जा रही। दोनों के सिर पर चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि यह बस स्टैंड अल हनीफ स्कूल की थी और साथ ही हादसे के बाद बस चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया। मुगलसराय थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। अक्षय तृतीया पर्व के पावन मौके पर धर्म नगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब उमड़ा है। और साथ ही अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैसे तो देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है और लोग दान पुण्य एवं स्वयं को धन्य करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो क्या और साथ ही भक्तों को अपने आराध्य ठाकुर बाकी बिहारी के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक बार आज ही के दिन अक्षय तृतीया पर ही जो प्राप्त होते हैं। ऐसा ही भव्य नजारा सोमवार को देखा गया, जहां अपने आराध्य के चरण दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्तों की भीड़ प्राप्त से ही ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर के बाहर एकत्रित होने लगी और पट खुलते ही श्रद्धालु भक्त जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करने लगे। बाकी बिहारी महाराज के चरण दर्शन की लालसा लेकर आए श्रद्धालु अपने भक्त आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को ललायत होकर इंतजार करते नजर आए थे। बिमला देवी, जम्मू कश्मीर से। कैसा लगा बाकी वैली दर्शन? बहुत अच्छा। मैं तो 2 महीने हो गया इधर, लेकिन चरण दर्शन हर बार करती हूँ। पिछली बार भी किया, उससे पिछली बार भी किया, इस बार भी किया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, क्योंकि अभी कोई इतना भीड़ मक्का नहीं है। बहुत अच्छा। मैं अनुपमा रावण तिवारी। क्या विशेष देखा ठाकुर जी में अक्षय तृतीया पर्व? अक्षय तृतीया में हमने ये देखा कि ठाकुर जी के जो साल में एक बार जो उनके चरण दर्शन होते हैं, वही इसकी विशेषता है और इसी के लिए हजारों लोग दूर दूर से यहाँ पर उनके दर्शन करने आते हैं।
और आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी है और गंगा मैया भी आज के दिन पृथ्वी पर आई थी। तो ये बहुत महत्व है इन सारी चीज़ों का। और अक्षय तृतीया अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी पुण्य किया जाता है वो कई गुना बढ़कर हमको प्राप्त होता है। मेरा नाम खुशबू तिवारी है। कहाँ से आए आप? मैं रीवा मध्य प्रदेश से आई हूँ। कैसा लगा आज बांकी बिहारी के दर्शन करके, क्या विशेष देगा? बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके। आज तो अक्षय तृतीया है, आज साल में एक बार बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून। मैं कई बार आती रहती हूँ, रीवा में 700-800 किलोमीटर दूर है मेरा, फिर भी मैं इनके दर्शन करने आती हूँ। मैं तो यही रहना चाह रही हूँ, यही घर बनाना है। पहली बार दर्शन किए? नहीं, यहाँ मैं कई बार आ चुकी हूँ। अक्षय तृतीया में मैंने पहली बार दर्शन किया, उनके चरणों का दर्शन पहली बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा लगा, बहुत व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। पहले तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, एटलीस्ट दर्शन नहीं कर पाते थे प्रॉपर, अब तो बढ़िया है, ये रेलिंग वेलिंग है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। कॉरिडोर जल्दी बन जाए और बेहतर होगा। क्या नाम है आपका? पंडित रामानुज तिवारी। कहाँ से आए आप? हम लोग मध्य प्रदेश जबलपुर से आए। आज अक्षय तृतीया के पर्व बांकी बिहारी दर्शन किए, कैसा लग रहा है, कैसा आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग हमेशा ही जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर विशेष फल प्राप्त होता है लोगों को। अक्षय मतलब फल की प्राप्ति होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे आज दर्शन, कल भी आए थे और आज भी जो है यहाँ दर्शन के लिए आए और भगवान से प्रार्थना की है वह जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं, कष्ट है, परेशानी है, उनको दूर करे और उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर हमेशा से ही बनी रही है और उन्हीं कृपा से आज सब कुछ भगवान की दया से सब ठीक है। क्या परंपरा है अक्षय तृतीया की? अक्षय तृतीया उत्सव बहुत विशेष होता है और श्रीधाम वृंदावन और ब्रजमंडल में और उत्तर भारत में स्थिति का विशेष महत्व होता है। कलयुग के प्रारंभ में जब स्वामी हरदास जी ने अपने लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को चरणों के दर्शन कराए, वो भक्तों को इतना जन समूह यहाँ आमंत्रित किया कि वो आज उसका फलस्वरूप देख रहे हैं कि आप कितना अपार जन समूह श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन के लिए लालायित रहता है। क्योंकि आज ही के दिन ठाकुर जी स्वामी हरदास जी ने ऐसा विशेष श्रृंगार ठाकुर जी का किया कि जिससे कि जो बद्रीनाथ के दर्शन करने का लाभ मिलता है वो आज ही के दिन मिलता है। कि बहुत सारे साधु संत बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आज से ब्रज में से निकल जाते थे, तो स्वामी जी ने कहा, और उस समय बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन होती थी, तो बोले बद्रीनाथ के दर्शन का जो पुण्य लाभ आपको ठाकुर जी श्री बद्रीश जी के करने का मिलेगा, वही मैं आज बिहारी जी के दर्शन करने का जो आपको पुण्य मिलेगा वो आज के ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन करने से मिलेगा। श्री चरणों के जो दर्शन हैं वो पूरे लालायित रहते हैं लोग, क्योंकि हमारे वेदों में, ग्रंथों में जब दर्शन करने का जो विधान है तो उसमें सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों को दर्शन करना चाहिए और वहीं से प्रणाम करके फिर ऊपर धीरे धीरे ठाकुर जी को निहारना चाहिए। लेकिन बिहारी जी के मंदिर में ये सिर्फ वर्ष में एक ही दिन ये उत्सव का लाभ जन समूह उठा पाता है। तो आज के दिन आप देख रहे हैं, और अक्षय तृतीया वैसे ही हर युग में विशेष होती है। सतयुग का प्रारंभ इस दिन से हुआ, भगवान परशुराम का जन्म आज के दिन हुआ, पांडवों को अक्षय पात्र आज के दिन मिला, तो ये विशेष उत्सवों में गिना जाता है। पर भारतवर्ष में, उत्तर भारत में और ब्रजमंडल में विशेष, क्योंकि बांके बिहारी जी को ब्रज का राजा कहा जाता है और ठाकुर जी के चरणों में साल में एक ही दिन जो दर्शन होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं। और शाम को सर्वांगीण दर्शन, ठाकुर जी के वर्ष में एक बार होने वाले सारे शरीर के दर्शन बिहारी जी के होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत विशेष उत्सव का महत्व रखता है श्रीधाम वृंदावन में और पूरे उत्तर भारत में। जनपद बदायूं में दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव फिरोजपुर का रहने वाले 26 वर्षीय शाने अली पुत्र शब्बीर शाह कल शाम के समय अपनी मां को अपनी बहन के यहां कादर चौक थाना क्षेत्र के भमुया गांव छोड़कर बाइक द्वारा अपने घर जा रहा था। इसी बीच कादर चौक थाना क्षेत्र के रमजानपुर और साथ ही असरासी रोड पर धर्मकांटे के आगे विपरीत दिशा में आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने शाने अली की बाइक जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर मारने वाले बाइक सवार को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मौत की सूचना मिलते ही शाने अली के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
क्या नाम है तुम्हारा? सद्दाम। कहाँ के रहने वाले हो? बम्बिया। ये क्या मामला है जो तुम्हारे साले की सड़क हादसे में मौत हुई है? ये हमारा साला आया था हमारी सास को छोड़ने के लिए हमारे गांव। तो हमारी सास को छोड़ के अपने गांव जा रहा था वापस। अच्छा। हमारे घर पे छोड़ के तो सामने से आ रहा था एक लड़के का, थोड़ा हाथ टूटा हुआ था उसका, उससे बहुत तेज रफ्तार में बाइक चला के लेके आ रहा था। उसका डिसबैलेंस, उसने क्या नाम है, गाड़ी कब्जे नहीं हुई, उसने गाड़ी सीधी उसमें मार दी। उसी मौके पर हमारे साले की मौत हो गई। हाँ। अच्छा, क्या नाम था साले का आपके? सानी अली। हाँ, फिरोजपुर का रहने वाला है। जनपद फारुखाबाद थाना अमृतपुर गांव करणपुर दत्त के रहने वाले राम अवतार ने अपनी 22 वर्षीय बेटी बसंती की शादी 5 मई 2025 को अलापुर थाना क्षेत्र के गभियाई नगला के रहने वाले लीलाधर पुत्र नेकराम के साथ धूमधाम से की थी। शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल वाले बसंती के मायके वालों से बोलेरो कार की डिमांड करने लगे और बसंती को आए दिन प्रताड़ित करते थे। इसी बीच कल शाम के समय दहेज लोभियों ने बसंती को बेल्टों से मारा और साथ ही पीटा, उसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी और पूरे घर मौके से फरार हो गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम अवतार। कहाँ के रहने वाले हो? करणपुर दत्त। ये क्या मामला है जो आपकी बेटी की मौत हुई है? ये मामला है, मैंने 5 मई को शादी की थी, बड़ी धूमधाम से शादी की, करीब 10 लाख रुपए शादी में खर्च किए। फिर भी जी 1-2 बार इन्हें बुलाया, फिर भी मारते पीटने लगे जी। अब बोलेरो कार की मांग कर रहे हैं। अच्छा। अब बोलेरो कार ना देने पर इन्हें कल लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अच्छा। हाँ, पहले बेल्टों से मारा। अच्छा। सब सारे शरीर पे निशान है उसके। अच्छा। अब बाद में इन्हें मौत के घाट, इन्हें लाठी धर के मारी उसको। तो क्या नाम था इसका लड़की का आपकी? बसंती। और इनका ससुराल वालों का? ससुराल वालों का नाम है तो नेकराम, लड़का का नाम लीलाधर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? गबुआई नंगरा के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम अवतार। कहाँ के रहने वाले हो? करणपुर दत्त। ये क्या मामला है जो आपकी बेटी की मौत हुई है? ये मामला है, मैंने 5 मई को शादी की थी, बड़ी धूमधाम से शादी की, करीब 10 लाख रुपए शादी में खर्च किए। फिर भी जी 1-2 बार इन्हें बुलाया, फिर भी मारते पीटने लगे जी। अब बोलेरो कार की मांग कर रहे हैं। अच्छा। अब बोलेरो कार ना देने पर इन्हें कल लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अच्छा। हाँ, पहले बेल्टों से मारा। अच्छा। सब सारे शरीर पे निशान है उसके। अच्छा। अब बाद में इन्हें मौत के घाट, इन्हें लाठी धर के मारी उसको। तो क्या नाम था इसका लड़की का आपकी? बसंती। और इनका ससुराल वालों का? ससुराल वालों का नाम है तो नेकराम, लड़का का नाम लीलाधर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? गबुआई नंगरा के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम अवतार। कहाँ के रहने वाले हो? करणपुर दत्त। ये क्या मामला है जो आपकी बेटी की मौत हुई है? ये मामला है, मैंने 5 मई को शादी की थी, बड़ी धूमधाम से शादी की, करीब क्या नाम है आपका? सड़क हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक बच्चे सहित बाबा की मौत। आपको बता दें ये कोतवाली सैसवान के गांव नया गांव भक्ता नगला पुनीत और 7 साल पुत्र संजू की उम्र 28 वर्षीय, धर्मपाल संजू की पत्नी पूजा 24 वर्षीय, बेटी 2.5 वर्षीय और साथी आरती अपने घर से कल शाम करीब 5:30 बजे बाइक द्वारा सभी लोग चंदौसी अपने फुपेरी साली के यहाँ शादी में शामिल होने जा रहे थे और थाना जरीफ नगर के नाधा पेट्रोल पंप मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक में आमने सामने की टक्कर मार दी है। वहीं दूसरा बाइक सवार बाबा दिनेश गिरी उम्र 65 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र शर्मा की रुदायन के पास सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत मौके पर ही हो गई है। दूसरी बाइक पर एक युवक भूदेव 28 वर्षीय निवासी सैसवान अकबराबाद कोतवाली बताया जा रहा और संजू 28 वर्षीय पुत्र धर्मपाल, पत्नी पूजा 24 वर्षीय संजू और साथी आरती 2.5 वर्षीय, जिनका चंदौसी के एक निजी अस्पताल में मौत उन सभी की हो गई है। नरेश पाल। नरेश पाल। कहाँ के रहने वाले हो? सैसवान। क्या घटना हुई आपके भाई के साथ? शादी में जा रहा था संजू अपनी चचेरी साली की शादी में चंदोसी, नादे पे एक्सीडेंट हो गया। क्या बजे की बात है? 5:30 बजे की।
किस जगह हुआ ये? नादा। क्या हुआ घटना में? उसका लड़का खत्म हो गया। क्या नाम था? और पुनीत और संजू घायल गंभीर तौर पर। खत्म कौन हुआ? पुनीत। घायल कौन कौन? घायल पूजा और उसकी पत्नी, लड़की और संजू। तीन लोग हैं। अच्छा, दूसरी बाइक में भी कोई घायल हुआ है? हाँ, उसमें भी एक बाबा है, वो भी खत्म हो गया। घायल कौन हुआ? घायल भी हुआ है उसके एक साथ वाला भी। एक साथ वाला घायल भी हुआ है। क्या नाम है उसका? भूदेव। क्या आमने सामने टक्कर हुई क्या? आमने सामने बड़े। क्या बजे की बात हुई है? 5:30। भूदेव कहाँ का रहने वाला है? अकोराबाद। और जो बाबा खत्म हुए वो भी वहीं रहता है, वहीं पास। कहाँ कौन सी मड़ी में रहते थे बाबा? वहीं अकोराबाद मड़ी है। ये बाहर के रहने वाले हैं क्या? क्या भाई बहन भाई है पूरे तो खत्म हुआ है? एक बहन एक भाई। बदायूं में शादी समारोह में अपहरण किए गए 1 साल के मासूम की सकुशल बरामदगी हो गई है और इस पूरे मामले में बच्चे का अपहरण करने वाले स्टाफ नर्स के साथ साथ बच्चों को बेचने वाली दलाल का और साथ ही बच्चों को खरीदने वाले दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। संभल जनपद की रहने वाली महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ शादी में शामिल होने आई थी। महिला अपने बच्चे को कमरे में सुलाकर जयमाला देखने चली गई। लौट कर आई तो बच्चा गायब था। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में एक महिला को बच्चे को चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिया है। रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंच गई और कार का नंबर तक हाथ लगा लिया। पुलिस को जानकारी मिली कि मासूम को अपहरण कर बेचने के लिए आगरा ले जाया जा रहा था और साथ ही एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि इस मामले के खुलासे पर डीआईजी बरेली ने टीम को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया है। पूरी टीम को पुलिस महानिदेशक लखनऊ के हाथों उत्कृष्ट सेवा चिन्ह भी दिलाया है। बच्चा खिलौने का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी अंकिता शर्मा की हो रही है वाहवाही। मिल गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको धन्यवाद। पुलिस की कार्रवाई से हाँ, पुलिस की कार्रवाई से 72 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चा आपका सकुशल बरामद कर लिया। कुछ कहना चाहेंगे जनता पुलिस के? हाँ, धन्यवाद। पुलिस की धन्यवाद। 3 बच्चे हैं। ये बच्चा आपका खो गया था? हाँ, मिल गया सब? मिल गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको धन्यवाद। पुलिस की कार्रवाई से हाँ, पुलिस की कार्रवाई से 72 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चा आपका सकुशल बरामद कर लिया। कुछ कहना चाहेंगे जनता पुलिस के? हाँ, धन्यवाद। पुलिस की धन्यवाद। 3 बच्चे हैं। ये बच्चा आपका खो गया था? हाँ, मिल गया सब? मिल गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको धन्यवाद। पुलिस की कार्रवाई से हाँ, पुलिस की कार्रवाई से 72 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चा आपका सकुशल बरामद कर लिया। कुछ कहना चाहेंगे जनता पुलिस के? हाँ, धन्यवाद। पुलिस की धन्यवाद। 3 बच्चे हैं। ये बच्चा आपका खो गया था? हाँ, मिल गया सब? मिल गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको धन्यवाद। पुलिस की कार्रवाई से हाँ, पुलिस की कार्रवाई से 72 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चा आपका सकुशल बरामद कर लिया। कुछ कहना चाहेंगे जनता पुलिस के? हाँ, धन्यवाद। पुलिस की धन्यवाद। 3 बच्चे हैं। ये बच्चा आपका खो गया था? हाँ, मिल गया सब? मिल गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको धन्यवाद। पुलिस की कार्रवाई से हाँ, पुलिस की कार्रवाई से 72 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चा आपका सकुशल बरामद कर लिया। कुछ कहना चाहेंगे जनता पुलिस के? खबर सोनभद्र
सोनभद्र से है, जहां स्मार्ट मीटर के खिलाफ किसान नौजवान मोर्चे का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी, प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। मुख्यमंत्री को संबोधित कर स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की गई। स्मार्ट मीटर में खामियां और बढ़े बिलों को लेकर उठे हैं सवाल। किसानों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर लगाया है आरोप। विजिलेंस टीम पर भ्रष्टाचार और वसूली के भी आरोप लगे हैं और साथ ही सेटलमेंट के लिए पैसों की मांग का आरोप है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी भरकम बिल आने से बड़ी परेशानी, गरीब परिवारों पर लाखों की बिजली बिल का दावा है। जनप्रतिनिधियों पर भी समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया। मोर्चे ने पुराने मीटर लगाने की गवाही की। आज किस बात को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग एक हफ्ते पहले बिजली विभाग जो हेडक्वार्टर का मुख्यालय है बिजली विभाग का, उसको घेरने का काम किया था और एससी बिजली विभाग से एक बात कही थी कि तत्काल स्मार्ट मीटर पे रोक लगाई जाए और जहां जहां भी गांव गरीब किसानों के घर पे जो स्मार्ट मीटर लगे तत्काल उन्हें हटाया जाए। एक हफ्ते का किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा आपको समय देता है और इसी बीच हमने आशीष गोयल जी से और चीफ मिर्जापुर से बात किया था, तो उन दोनों लोगों ने हमें आश्वस्त किया था कि भैया इस पे बस कार्रवाई मिश्रा जी हो रही है, लेकिन हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं कि इन्होंने स्मार्ट मीटर पे रोक लगाया है। हमें पूरी तरह से जिन भी गरीब परिवारों के घर पे स्मार्ट मीटर लगे हैं उसको तत्काल उखाड़ करके मैनुअल मीटर लगाया जाए। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा की यही मांग है। आप ये सरकार, हम लोगों ने देखा है कि सरकारें जन संवेदना पे चला करती हैं, लेकिन ये सरकार कई चीजों पे फेल है और जनता के जेब पे डाका डाल रही है। आज पूरा किसान परेशान है, कहीं भी गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। उसके साथ अब जब गेहूं की खरीद नहीं हो रही है और बिजली का बिल 10 से 20 हजार किसानों के घर पे आ रहा है, वो व्यक्ति अपना गेहूं के फसल से कुछ अपने जीविकोपार्जन के लिए रखेगा या बिजली विभाग के डकैती का शिकार बनेगा। साथ ही बिजली विभाग का एक जो विजिलेंस है पूरी तरह से डकैत हो चुका है। किसानों के समरसेबुल मोनो ब्लॉक काट के ले आता है, उसके बाद फर्जी तरीके से लोगों पे एफआईआर करके 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक ये लोग ले करके समझौता करते हैं। आए दिन ऐसे मामले हैं, आप लोग कहेंगे तो मैं मीडिया को पूरा एक पत्रक दे दूंगा। अभी एक गांव आपके विधानसभा रावतगंज 401 में डुबटिया है, वहां 20 लोगों को राशन के लाभार्थी हैं। जिस बात को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, उन लाभार्थियों के ऊपर बिल आया है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 20 परिवारों के ऊपर, हमारे परिवारीजनों के ऊपर एफआईआर यही विजिलेंस वालों ने किया है। और विजिलेंस वालों का कहना है कि 50-50 हजार रुपया दो तो हम लोग इस चीज को फाइनल करा देंगे। इस तरह से लूट और भ्रष्टाचार इस सरकार में पूरी तरह से निरंकुशता है और आज ब्यूरोक्रेसी तो पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। क्या लगता है कि कहते हैं यहाँ जनप्रतिनिधि कोई है नहीं जो जनता की आवाज को सुन सके या इस तरह करे? जनप्रतिनिधियों का तो हाल ये है भाई साहब कि अभी कुछ धन पशुओं के साथ बैठ करके यहाँ के एक बड़े मानिंद जनप्रतिनिधि हैं, वो बोल रहे हैं, सोनभद्र के नौजवानों को कह रहे हैं कि सब लखैरा बढ़न और जिनको लखैरा कहना था उनको लखैरा बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये किसानों के पुत्र आपके निगाह में लखैरा हो सकते हैं, लेकिन ये किसान पुत्र अब जन संवेदनहीन लोगों को यहाँ पर सत्ता में बैठने नहीं देंगे। इसकी तैयारी नौजवानों ने आज किस बात को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग एक हफ्ते पहले बिजली विभाग जो खबर सोनभद्र से है, जहां बारात में जा रहे युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराकर खाई में गिरी है। हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत। मृतक की पहचान सुनील कुमार निवासी बलियारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बारात में शामिल होने जा रहे थे युवक। हादसे के बाद रात भर खाई में पड़ा रहा घायल युवक। सुबह राहगीरों ने देख पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को खाई से बाहर निकाला। अस्पताल ले जाने से पहले युवक की हो चुकी थी मौत।
बहराइच जिले के थाना हुजूरपुर क्षेत्र के गौर गोसाईपुरवा गांव में पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है। दो पक्षों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना से 2 दिन पहले ही उन्होंने एसडीएम और साथ ही एसपी को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और आज सुबह दबंगों ने कथित रूप से घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें अबरार के पिता और साथ ही चाचा को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा है कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह घटना हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जी, हमारा नाम अबरार है। क्या घटना हुई आज तुम्हारे यहाँ? घटना ये हुई कि हमारे वहाँ से अगले साल लड़ाई हुई थी, तो उसके हमारे लोग के ऊपर मुकदमा चल रहा था और हमारे पापा वापा गांव पे रहते थे, तो ये लोग रोज गाली देते थे, गुप्ता देते थे और हमने परसों एसडीएम साहब को, एसपी साहब को दरखास्त भी दी थी। पुलिस भी गई, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की और सुनवाई कोई नहीं की और हमको ही डांट के चली आई कि तुम लोग झगड़ा करते हो। और फिर ये लोग सुबह आए कि तुम लोगों ने क्यों एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन तुम लोगों ने क्यों दे दी। लड़ाई का मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण हमारे वहाँ अगले साल लड़ाई हुई थी। किस बात को लेकर? अरे ऐसे ही किसी जमीनी विवाद के कारण लड़ाई हुई थी, इस वजह से एक लोग की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण हम लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे थे। हम लोग कर रहे थे। तो क्या पुलिस ने आपकी मदद की? हमारी पुलिस ने मदद नहीं की। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। कितने लोग घायल है आपकी तरफ? हमारे पापा, हमारे चाचा। ये किस गाँव का मामला है? ये गाँव का मामला है, थाना हुजूरपुर, गौर गोसाईपुरवा। जी, हमारा नाम अबरार है। क्या इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।